नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। साथियों, आज की बात राहुल गांधी के दो भाषणों के बारे में। यह भाषण उनके सेना को अपमानित करने वाले, उसका मनोबल तोड़ने वाले, उसको कमज़ोर करने वाले, देश के लिए बहुत गंभीर विषय है। ये मामूली भाषण नहीं है। राहुल गांधी की राजनीति के आगे के जो सोच है वह दर्शाते हैं। यह चिंता का विषय है, यह गंभीर मामला है। साथियों, चुनाव की भागदौड़ में, लोकतंत्र में आज़ादी के नाम पर, विचारों की अभिव्यक्ति के नाम पर ऐसी छूट किसी को नहीं मिल सकती है। उस व्यक्ति को तो खास तौर पर नहीं, वो जो किसी एक पुरानी, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का आप करता धरता होते हुए वह कुछ भी अनाप शनाप देश की सेनाओं के लिए बोल दे। साथियों, राहुल गांधी ने हाल ही में एक अपने भाषण में कहा, यू आर यूजिंग इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम चाइना। आप उनके शब्दों को सुनिए। इफ़ यू आर यूज इंडियन लेबर, फार्मर, वर्कर, you will not need Indian Army, Navy, Air Force standing over there. China have not guts, come inside. राहुल गांधी की कही बात को अगर हम हिंदी में समझें तो वे कहते हैं, चीन से भारत को बचाने के लिए आप भारतीय सेना, नेवी एवं एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप भारत के मजदूर, किसान और कामदारों का सीमा पर इस्तेमाल करें, चीन सीमा पर इस्तेमाल करें, तो आपको भारतीय सेना, नेवी और एयरफोर्स की ज़रूरत नहीं होगी और चीन की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे देश के अंदर आ जाए। अब राहुल गांधी के भाषण का आप अपनी तरह से विश्लेषण कीजिए, चर्चा कीजिए, विचार कीजिए कि राजनीति को किस दिशा में, किस तरफ सेना का मोड़ना चाहते हैं, वो किस तरह से सेना को अपमानित करना चाहते हैं। वे कह रहे हैं, ट्रेंड सेना को चीन के बॉर्डर पर मत रखिए, LAC पर मत रखिए। वे कह रहे हैं कि सेना की जगह मजदूर, श्रमिक, कामदारों का इस्तेमाल कीजिए। वे कह रहे हैं कि सेना की कोई ज़रूरत नहीं है चीन बॉर्डर के ऊपर। यह जवाहरलाल नेहरू के विचारों से मेल खाते हुए उसके विचार हैं। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं वह बेहद ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। आपने तो समाचारों में सुना होगा, हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी, जो पूर्व IFS भी रहे हैं, उन्हें विदेशी सेवाओं का बहुत बड़ा ज्ञान है। उन्होंने चुनाव आयोग में जाकर राहुल गांधी के एक भाषण की शिकायत की है। यह गंभीर मसला है, यह बेहद संवेदनशील मामला है। राहुल गांधी के उस भाषण का एलोबरेट करते हुए, विस्तार से बताते हुए जयशंकर जी ने कहा कि राहुल गांधी अपने भाषण में कह रहे हैं कि मोदी जी ने दो तरह की सेनाओं की भर्ती की है, सेनाएं बनाई हैं। एक गरीब का बेटा, आदिवासी और अल्पसंख्यकों का बेटा, दूसरा अमीर घर का बेटा। जब कोई सैनिक शहीद होता है तो भारत सरकार उसको कुछ भी मदद नहीं करती। ये इतना बड़ा झूठ, उनका इशारा अल्पसंख्यक और जो गरीब और जो दलित के बेटे हैं उनको भारत सरकार सेना में अगर वे हैं तो मदद नहीं करती। यह एक बिल्कुल भ्रामक झूठ और सेना का मनोबल तोड़ने वाला, सेना को जाति के आधार पर बांटने वाला बयान है। उन्होंने, जयशंकर जी ने अपना कर्तव्य निभाया है। आप भारतवासियों का भी अपना कर्तव्य है कि इसकी लिखित में राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को और जहाँ जहाँ इसकी शिकायत की जाए और इस पर चर्चा की जाए और यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूलों में भी इसकी चर्चा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ यह देश के लिए बहुत गंभीर मसला है। आपको याद होगा, जब भारत का बंटवारा हो रहा था तो नेहरू जी ने, जो सेना अध्यक्ष था, यह कहकर
अस्वीकार कर दिया था कि भारत को सेना की कोई ज़रूरत नहीं है और भारत के सेना का कोई अध्यक्ष बनाने की ज़रूरत नहीं है, भारत के लोग अनुभवहीन हैं, इसलिए भारत का सेना अध्यक्ष कोई अंग्रेज होना चाहिए। ये नेहरू की नीति थी, यह नेहरू की सोच थी, बिल्कुल राहुल गांधी से मिलती जुलती। 1947 में पहली बार प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी किस तरह से सेना को समझते थे, उसके बारे में सोचते थे। 1948 में जब सेना के लिए पहला सैन्य समझौता अमेरिका के साथ जीप 1500 जीपों के लिए हुआ, उनके विश्वसनीय मित्र बीके मेनन के द्वारा, तो उसमें से केवल 1500 की जगह 155 जीपें आईं और उस समझौते का पूर्व भुगतान कर दिया गया था। जबकि और उस समय पाकिस्तान हमसे युद्ध कर रहा था और हमारे पास सेना के मांगने के बावजूद भी जीपें नहीं थी। इसी मेनन को नेहरू जी ने अपनी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए रक्षा मंत्री बना दिया था। आप समझिए क्या ट्विनिंग थी, क्या मेल था, क्या तालमेल था। नेहरू जी सेना को किस तरह से व्यवहार करते थे, यह आप समझ सकते हैं एक प्रधानमंत्री होकर। पहले प्रधानमंत्री को तो देश की सेना के ऊपर कितना ध्यान देना चाहिए था, यह आप खुद ही सोच सकते हैं। नेहरू जी ने सेना के जो नेवी का जो जहाज़ था, उसका उन्होंने अपने व्यक्तिगत छुट्टियों के लिए इंदिरा गांधी, अपनी बेटी, उसके 2 बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी के घुमाने के लिए इस्तेमाल किया था छुट्टियों में। यह भी एक गंभीर मामला है। जब देश रोटी, कपड़ा और मकान की जीवन जरूरत की चीज़ों के लिए लड़ रहा था, तब यह परिवार किस तरह से देश के संसाधनों पर, सेना के संसाधनों का उपयोग कर रहा था, यह एक गंभीर और समझने वाली बात है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो नेहरू जी ने जब हमारी सेनाएं विजयी हो रही थी पाकिस्तान से युद्ध कर, तब उनके ऊपर युद्ध विराम थोप दिया था, सेना को पुनः अपमानित किया था, सेना का मनोबल तोड़ा था। यह नेहरू जी की कार्यनीति थी जो राहुल के विचारों में दिखाई देती है। इंदिरा गांधी की बात करें तो जिस प्रकार से नेहरू जी पैरासूट लेकर प्रधानमंत्री बने थे, लॉर्ड माउंटबेटन का ये चेला पैरासूट से प्रधानमंत्री बना था, सारे 15 प्रोविंसेस के चुनाव हारकर। उसी प्रकार से इंदिरा गांधी भी इस देश की पैरासूट प्रधानमंत्री थी। और जिस तरह से कंपेंसनेट अपॉइंटमेंट होता है, दया के आधार पर नियुक्ति होती है, उस प्रकार से इंदिरा गांधी की भी दया के आधार पर प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति हुई थी। क्योंकि उस समय 64 में नेहरू जी और 66 में लाल बहादुर शास्त्री जी चले गए थे एक षड्यंत्र के तहत रूस में। तो ये पैरासूट के जो प्रधानमंत्री होते हैं, ये जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, ये तो जनता के ऊपर शासन करने के लिए, अपनी नीतियां थोपने के लिए, अपने मित्र अंग्रेज़ों मैकाले की नीति, ह्यूम की नीतियां थोपने के लिए ही भारत में बार बार पैरासूट लेकर जन्म लिया इन्होंने। इंदिरा गांधी ने जब श्रीलंका के पास हमारे एक द्वीप था, कच्छु द्वीप, जो आज चुनाव में बहुत चर्चा में रहा, प्रधानमंत्री ने उस बात को उठाया था, वह दान दे दिया। जिस प्रकार से नेहरू जी उत्तर और पूर्व भारत की अनेकों ज़मीन को चीन को दान दिया, उन्हें बंजर बताकर, इसी प्रकार से इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के इस द्वीप को भी दान दे दिया था, जो अब हमारे लिए सबसे बड़ा थोरियम का केंद्र था। और अब चीन वहाँ पर श्रीलंका से लेकर वहाँ उसका खनन कर रहा है। आप विचार करिए ये परिवार इस देश के बारे में कैसे और क्या सोचता है। आपको याद होगा 1971 में मानिक शाह को किस तरह से अपमानित किया गया था, उसकी किस तरह से पेंशन बंद की गई थी, जिसने इंदिरा गांधी को सेना अध्यक्ष रहते हुए युद्ध जितवाया था। 1971 में जब 90,000 सैनिकों को हमारे सामने आत्मसमर्पण किया, भारत के सामने, भारत की सेनाओं के सामने, तब इंदिरा गांधी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ एक समझौते के तहत अपनी सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन करते हुए 56 भारतीय सैनिकों को पाकिस्तान की कैद से नहीं छुड़ाया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को नहीं लिया और 90,000 सैनिकों को उस कूटनीतिक राजनेता के सामने खुद समर्पण करके वापस कर दिया। यह बहुत बड़ी हार है भारत की सेनाओं की, मनोबल की। और उनके जो शहीद हुए थे, उस हजारों लोग जो उस युद्ध में, और
जो उनके परिवार लोग परेशान हुए थे उसकी शहादत का अपमान है। साथियों, ये गांधी नेहरू परिवार, ये पैराशूट के बनने वाले प्रधानमंत्री हमेशा भारत की सेना का अपमान करते रहे हैं। इसमें जरा भी किंचित मात्र भी लेस नहीं है। राजीव गांधी भी वही पैराशूट लेकर प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद वे बड़े भारी बहुमत से चुनकर आए थे, सब लोग जानते हैं। यही कंपेंसेट अपॉइंटमेंट हम कह सकते हैं। बस इतना सा था कि वो बाहर सहानुभूति की लहर के ऊपर बने हुए चुने हुए प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी और नेहरू जी इस तरह के नहीं थे। और बोफोर्स घोटाला 1987 का करीब $80 लाख का, जिसमें संसद में पूर्व जो प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, उन्होंने कहा था, उसका उल्लेख करते हुए, ये गालों पर जो लाली है ये बोफोर्स की दलाली है। इस तरह से हमारी सेना का अपमान होता था। जिस प्रकार से नेहरू ने जीप घोटाला किया और राजीव गांधी ने ये जो बोफोर्स घोटाला किया $80 लाख का, विचार करिए आप, सेना के कितनी तरह से सेना को कंगाल किया जाता है, ये उसका उदाहरण है। और विदेशों में किस प्रकार से संपत्तियां ऐश करने के लिए इकट्ठी की जाती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। साथियों, राजीव गांधी वही पैराशूट वाले जिन्होंने अपने विदेशी मेहमानों को, अपने विदेशी रिश्तेदारों को लाभान्वित करने के लिए हमारे सबसे बड़े INS विराट का इस्तेमाल किया छुट्टियों के लिए 10 दिन, जिसके वो INS विराट कैरियर एकमात्र जिसके पैरेलल वारशिप चला करते थे सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जिसका खर्चा उस गरीब भारत में, जिसमें वो कहते थे कि राजीव गांधी स्वयं कि 1 रुपये भेजता हूँ 15 पैसे गरीब को मिलते हैं, उस समय राजीव गांधी इस तरह से हमारे सैनिक सामानों का दुरुपयोग कर रहे थे। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी हेलीकॉप्टर लेकर बच्चों की जन्मदिन मनाया करती थी और नेहरू जी भी जन्मदिन मनाया करते थे बच्चों को ले जाकर। यह तो इस परिवार की कहानी है। तो राजीव गांधी के जो इटली के रिश्तेदार हैं, सास, उनके भाई और उनके मामा आए थे। उनको 10 दिन का लक्षद्वीप में एक टूर कराया था, जिसमें एक फिल्मी हस्ती अमिताभ बच्चन परिवार की भी उनके साथ थी एंटरटेनमेंट करने के लिए। 2 जहाज लगे हुए थे सेना के, जो सामान बम्बई और दिल्ली से लाते ले जाते थे। आप सोचिए उस गरीब भारत में इस तरह से हमारे सैन्य संसाधनों का दुरुपयोग करोड़ों रुपए में हुआ होगा उस समय, जब लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, पानी नहीं था, लाइट नहीं थी, मकान नहीं थे। इस तरह से हमारे जो राजस्व है, टैक्स का पैसा है, खर्च होता था, बर्बाद होता था। राजीव गांधी ने जो शांति सेना भेजी थी श्रीलंका में, उसमें करीब हमारे 1200 जवान शहीद हुए थे। और उस जो LTT के खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ा था, आखिर उनको उसमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी। और उसके बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं, संक्षिप्त में ही बात करते हैं। तो राहुल गांधी जो गेम खेल रहे हैं, मैं उस पर आना चाहता हूं वापस। राहुल गांधी जो हमने उड़ी में हमला होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, उस पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने जो हमने बालाकोट हमले के बाद जो बालाकोट में सर्जिकल एयर स्ट्राइक करी, उस पर इन्होंने सवाल उठाए। गलवान में तो जब हमने चीन से आमने सामने लड़ाई लड़ी, तो इन्होंने संसद में उसका मजाक उड़ाया। राहुल गांधी की ये सोच चेतावनी भरी सोच है। भारत देश के लोगों को, सेना के खास करके लोगों को, जो सेना में हैं, जो पूर्व सैनिक हैं और जो सैन्य परिवार हैं, जो शहादत दे चुके हैं, उन परिवारों को, उनको इसके खिलाफ जागरूक होना चाहिए। और देश की जनता को अपने जो शहीद लोग हैं उनके प्रति ये जो हो रहा है, ये जो भी नफरत फैलाई जा रही है, इस तरह से सेना में जाति के आधार पर उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। राहुल गांधी ने जो राफेल का, जो 36 राफेल का सौदा हुआ था, जिससे भारत ताकतवर हुआ, भारत की एयरफोर्स ताकतवर हुई, सेनाएं और सीमाएं ताकतवर हुई, उसका मजाक उड़ाया था। कागज़ के जहाज़ संसद में उड़ाए थे और कितने दिन तक उड़ाए थे, मजाक किए थे। और संसद, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद भी उसने उस प्रश्न को उठाया। ये तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी थी। एक नेता किसी विदेशी षड्यंत्र के तहत, टूल किट के तहत इस तरह से लगातार काम करता चला रहा हो, उसके पूर्व कृत्यों पर कोई विवेचना नहीं होती हो,
सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी संबंधित एजेंसियों पर इसको विचार करना चाहिए। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ओलंपिक खेलों के बहाने चीन जाकर गोपनीय डील कर बिना हैसियत के, बिना पद के और बिना किसी अधिकार के इस राहुल गांधी ने जो गोपनीय समझौता किया था उसकी जांच होनी चाहिए। चीन से चंदे लाने का मतलब ये नहीं कि भारत की सेनाओं को, सीमाओं को और जनता को कमज़ोर करे, उनका मनोबल तोड़े। जाति के आधार पर मैकाले और एओह्यूम की नीति, लिखित नीति के अंतर्गत ये लगातार ये लोग करते चले आ रहे हैं। नेहरू ने इसके बीज बोए थे, अब ये पेड़ कांटेदार बना के इसको फायदा उठा रहा है राहुल गांधी। अग्निवीर योजनाओं के जो मजाक उड़ाया जा रहा है, ये राहुल गांधी की बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये अग्निवीर योजना जो नेहरू जो हमारा बंटवारा हुआ था उस समय से जो दंगे हो रहे हैं, जो कट्टरपंथी चरमपंथियों के द्वारा जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उन सबसे बचाने के लिए ये एक बड़ी सोची समझी नीति है अग्निवीर योजना। जो 4 साल भले ही सेना में बच्चे जो युवा जाएंगे वे अनुशासन सीखेंगे, अनुभव होगा उनको, और उनको जो पैसा मिलेगा वो तो अलग है, उनका जो बीमा होना है वो एक अलग है, और उस अनुभव के आधार पर उन्हें दूसरी सरकारी नौकरियों में जो प्रोत्साहन मिलना है वह अलग है, और उसका मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि वो अपने खुद के व्यापार में बहुत आगे बढ़ेगा। मगर राहुल गांधी आत्मनिर्भर भारत से और स्वदेशी भारत से नफरत करते हैं। आप सब लोग सतर्क हो जाइए और ये जो दोनों घटनाएं हैं इनकी चर्चा कीजिए और इन पर नज़र रखिए कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। और मैं तो कहता हूं आप सब लोग मिलकर राष्ट्रपति महोदय को इस बारे में, दोनों बातों के बारे में लिखिए और उन दोनों वीडियो की और उसकी उनको भेजिए, सुप्रीम कोर्ट को भेजिए, प्रधानमंत्री को भेजिए, गृह मंत्रालय को भेजिए, संबंधित एजेंसियों को भेजिए, वो इसकी जांच करे, और यहाँ तक कि तीनों सेनाओं को भेजिए। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए और इस तरह के कृत्यों पर भी ध्यान रखिए। भारत माता की जय साथियों।